हेलो बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड्स। इस चैप्टर में हम आपको बहुत सारे बातें बताएंगे, मगर मैं ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर का वीडियोस देखने से पहले आप लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस जरूर देखें। जो बच्चे रिफ्लेक्शंस एज वेल एज रिफ्रैक्शंस का वीडियो देख करके आएंगे, मैं बता रहा हूं उसे आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर्स में जिन टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं वो टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स अपने को कवर करना है। तो आज के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट्स, आंख और उसके कुछ अभिन्न अंग। पावर ऑफ एक्मोडेशंस का कंसेप्ट समझेंगे, ये वीवीआई टॉपिक्स होगा। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एक और आएगा आपके लिए प्रेस बायोपिया। इन 3 टाइप के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं और ह्यूमन आई का डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं डायग्राम बनाने के लिए। तो देखिए, मेरे पास एक बना बनाया डायग्राम है आपके लिए। मैं जानबूझ करके बना बनाया लाया हूं कि ताकि आपको टाइम कम लगे। तो देखिए डायग्राम्स को बनाते कैसे हैं और इसे याद कैसे करते हैं, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए आप। तो सबसे पहले ह्यूमन आई का हम आपको डायग्राम्स बनाना सिखा रहे हैं। तो देखिए, ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक पोर्शंस बने। उसके बाद ये आप यहां से ये लाइंस खींचिए और ये लाइंस खींचिए। उसके बाद इस पोर्शंस को ऐसे कवर करें, इस तरीके से कवर करते जाएं, 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 और यहां से भी इस तरह से आप इसको कवर करते जाएं, कवर करते जाएं, कवर करते जाएं, कवर करते जाएं, कवर करते जाएं। ये वाला पार्ट्स को ऐसे मिला दें। मैं अभी सबका नेमिंग करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। बस एक बार जैसे मैं कर रहा हूं वैसे मुझे बनाने दो। ये इसका मैंने नेमिंग कर दिया, इसको बोल दिया हमने सिलेरी मसल्स बोलते हैं, इसको नेमिंग कर दिया। और यहाँ पे लगा दिया लेंस, जिसे भगवान ने हमें दिया है। तो ये आपका आई का पोर्शंस कंप्लीट हो गया। और ये हम लोग बना लेंगे रेटिना वाला पोर्शंस। ये स्क्रीन जैसा काम करता है, जिस पे जाकर के सारा इमेज फॉर्मेशंस होता है। तो ये अपने पास आई का डायग्राम है। अब जानते हैं कि आई के पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स आपको पढ़ना है, मगर हम आपको आई का वो पार्ट्स पढ़ाना चाह रहे हैं जो आपके क्लास 10th की जरूरत है। आई का मैं फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा हूं आपका, आई का मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से समझिए आई के फिजिक्स के बारे में। तो ये मैंने ये कवर किया है आपको, ये जो कवर किया है इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने नंबर 1 से। और नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। नंबर 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया। दूसरा है ये आपके पास ये वाला पोर्शंस, तो इनके बीच में एक गैप है, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने 2 से, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तीसरा जो नंबर है ये आपके पास है, ये वाला तीसरा आपका नंबर है, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया 3 नंबर से, और 3 नंबर को बोलते हैं आइरिज। चौथा नंबर क्या है? ये आपके पास ये जो आइरिज है, आइरिज के बीच में एक गैप है, इसको मैंने 4th नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसे बोलते हैं हम लोग पुपिल्स। फिर बात करते हैं हम लोग, ये आपके पास है 5वां नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं आईलेंस। ये जो आपके पास है, ये जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ऊपर नीचे, इसको रिप्रेजेंट किया 6 नंबर से, और इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये 7 नंबर से है, ये बड़ा वाला जो पोर्शंस, ये वाला पोर्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये जो पोर्शंस है, ये 8 नंबर जो पोर्शंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। और ये जो लास्ट वाला है वो आपके पास है ऑप्टिक नर्व। तो ये 9 पार्ट्स आपको ब्रेन में रखने हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए 9 के 9 पार्ट्स। सबसे पहला है कॉर्निया, दूसरा है एक्वस ह्यूमर, तीसरा है आइरिज एंड चौथा है पुपिल। मैं आपको बता दूं कि आइरिज और पुपिल का जो वर्किंग है दोनों एक साथ वर्किंग करेगा। उसी प्रकार से आइलेंस और सिलेरी मसल्स, इनका भी वर्किंग जब आप पढ़ाएंगे हम आपको, तो इन दोनों का वर्किंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होगा, तो एक साथ वर्किंग करेगा। यह है आपके पास विट्रस ह्यूमर, और 8वां है आपके पास रेटिना, और लास्ट है आपके पास ऑप्टिकल नर्व। तो ये आपके पास 9 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसका क्या फंक्शंस है, उसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। सारे के फंक्शंस अपने को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉर्निया का। कॉर्निया क्या करता है उसके बारे में समझते हैं। कॉर्निया का फंक्शंस क्या है?
तो कॉर्निया क्या करता है, होस्टाइल एलिमेंट से अपने आंखों को बचाता है। लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम होस्टाइल एलिमेंट्स, मतलब डस्ट है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, जब हम लोग गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं तो वो होस्टाइल एलिमेंट जब अपने आंखों के पास आता है तो कॉर्निया क्या करता है, उसे रोक देता है। और 80% ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्टेड यूजिंग इट्स, और जब लाइट्स उधर से लाइट से आता है तो उससे 80% लाइट जो है अपने आंखों से पास होकर के अंदर चला जाता है। तो लाइट को अंदर भेजने का काम और होस्टाइल एलिमेंट से बचाने का काम जो है वो किसका है, कॉर्निया का है। दूसरा है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर के बारे में बता दें कि ये जो है एक्वस ह्यूमर, इसमें वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होता है जो प्रेशर बैलेंस करने के काम आता है। आंख के अंदर और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करने का काम जो है वो एक्वस ह्यूमर का है, और उसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो क्या भरा होता है, वाटर से भरा होता है। तीसरा होता है आइरिज। आइरिज और पुपिल्स, मैंने अभी बताया था कि आइरिज और पुपिल दोनों एक साथ काम करता है, तो ध्यान से समझिए कि आइरिज क्या करता है। तो आइरिज क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल्स। जो आपका पुपिल है, ये आपका पुपिल है, इसके साइज को कंट्रोल करता है। ये आपका पुपिल्स है, देखें, तो इसको कंट्रोल करता है। यदि बड़ा हो जाएगा तो ये पुपिल छोटा हो जाएगा, और यदि ये छोटा हो गया, ध्यान से देखें, यदि मान ली ये छोटा हो गया अपने पास, यहां से ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो देखिए पुपिल का साइज बड़ा हो गया। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि आइरिज का काम क्या है कि कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल्स, और पुपिल्स का क्या काम है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड आई। और पुपिल्स का काम क्या है कि जो आइरिज कंट्रोल किया है, बड़ा होल कर दिया है, छोटा होल कर दिया, तो जब लाइट्स आता है तो उसका काम क्या है, रेगुलेट्स करने का, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई। मतलब आंखों के अंदर जो लाइट जा रहा है उसका रेगुलेशंस करने का काम जो है वो किसका है, पुपिल का है। नेक्स्ट आता है आइलेंस और सिलियरी मसल्स। देखिए आइलेंस और सिलियरी मसल्स का दोनों का वर्किंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है। सिलियरी मसल्स के बारे में समझते हैं। ये आपका सिलियरी मसल्स है, ये आपका सिलियरी मसल्स है। जब आप किसी चीज को देखते हैं गौर से तो सिलियरी मसल्स खिंच जाता है, या तो खिंच जाएगा या तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आई का जो लेंस है आप ऐसे समझे, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सिलियरी मसल्स मान लीजिए ऊपर की ओर चला जाए, ये ऊपर की ओर चला जाए, तो आपका लेंस जो है वो ऐसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और यदि सिलियरी मसल्स खिंच जाए, नीचे की ओर आ जाए, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों का वर्किंग्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिलियरी मसल्स और आई लेंस का। आई लेंस जो है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ है। ये जो आई लेंस है मैं आपको बता दूं, ये जो आई लेंस वाला जो पार्ट्स है ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर्स का होता है। भगवान का दिया हुआ ये लेंस जो है कोई शीशा उषा का नहीं बना हुआ है, ग्लास का नहीं बना हुआ है। ये जो बना हुआ है आपका किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। भगवान ने मसल्स दिए हैं, उसी मसल्स से ये बना हुआ है। और इसका जो नेचर होता है कन्वेक्स जैसा होता है, जिससे रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशंस रेटिना पे करवाया जाता है। उसके बाद सिलियरी मसल्स के बारे में मैंने बता दिया कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। मतलब कहीं का भी ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए इनफिनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है या कहीं नज़दीक से आ रहा है, तो उन सब का इमेज जो बनाने का काम है वो कौन करता है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लेंस को इस तरीके से सेट करता है कि फोकस जो है या उसका फोकल लेंथ है वो रेटिना पे जाकर के बन जाता है। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। उसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। देखिए विट्रस ह्यूमर का वर्किंग क्या है उसके बारे में समझते हैं। आंखों का जो शेप है ना वो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल शेप को मेंटेन करने का जो काम है वो किसका है, विट्रस ह्यूमर का है। देखिए लिखा हुआ है मेंटेनिंग स्फेरिकल शेप ऑफ द आई। और ये जो होता है ना जेली इसके अंदर होता है, जैसे हम लोग लिक्विड जेली होता है ना, तो लिक्विड जेली इसके अंदर भरा हुआ होता है। हम पहुंचते हैं रेटिना के पास। तो रेटिना का वर्किंग क्या है, तो रेटिना तो सबसे पहले एक स्क्रीन जैसा बिहेव करेगा। ये आपका पोर्शन है रेटिना का, जहां पे सारे इमेज आकर के फॉर्म्ड होंगे। तो इसी जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होना है। तो रेटिना जो बिहेव करता है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ स्क्रीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेटिना स्क्रीन ऑफ द बैक ऑफ द आई। आपका आंख जो है उसके बैक पोर्शंस में स्क्रीन का काम करता है, दिस वन इज द स्क्रीन पोर्शंस। तो ये आपका रेटिना होता है। और मैं आपको बता दूं कि रेटिना पे बहुत सारे सेल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट सेल जो है, एक का नाम है रॉड्स और दूसरे का नाम है कॉन्स। एक का नाम है रोड्स और दूसरे का नाम है कॉन्स। रॉड का शेप जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और कोन का शेप जो होता है वो कोन जैसा होता है। अब देखिए रोड्स और कोन्स का फंक्शंस क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जैसे ही ये लाइट रॉड्स और कॉन्स के ऊपर फॉल करता है ये एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ये वर्किंग करना चालू कर देते हैं।
अब ये वर्किंग कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले रॉड्स के बारे में समझते हैं। देखिए, रॉड्स का काम है इंटेंसिटी सेंसिंग। इंटेंसिटी सेंसिंग का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो सन के राइज होने से, जैसे सन का राइज होता है, सूर्य उदय होता है, वो जागते हैं, और जैसे सनसेट होता है वो जाकर के सो जाते हैं। मतलब उन्हें जो दिखाई पड़ता है वनली एंड वनली जो दिखाई पड़ता है सनलाइट में दिखाई पड़ता है। तो उनके पास जो सेल्स है वो सनलाइट के अकॉर्डिंग एक्टिव हो जाता है। कोई कोई ऐसा होता है जो मून के लाइट के अनुसार एक्टिव हो जाता है, दिन में उनको दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ पर्सन जैसे इंसानों की बात करते हैं तो ह्यूमन आई के पास जो रॉड्स हैं वो इस तरीके से एडजस्ट होता है कि इंसान रात को भी थोड़ा थोड़ा देख सकता है, दिन में भी देख सकता है, ये ट्यूबलाइट लाइट में भी देख सकता है, हर तरीके के लाइट्स में वो देख सकता है। तो ये सारी की सारी जो खूबियां हैं वो किसका है, रॉड्स का है। मतलब रॉड्स के कारण ऐसा वो देख सकता है। और दूसरा है कोन्स। कोन्स का मतलब क्या हुआ कि देखिए C4 कोन्स होता है, और C4 ही आपको मैं बता दूं कलर होता है। तो कलर का जो सिग्निफिकेंस जानने का काम है वो कौन सा सेल करता है, वो कोन्स करता है। कोन से ये पता लगता है कि सामने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या सामने वाला कोई बंदा है या बंदी है या कोई भी है उसका कलर क्या है। तो कलर डिसाइडिंग का काम जो है वो किसका है, कोन का है। तो कोन जो है कलर सेंसिंग का काम करता है, और रॉड्स जो है वो इंटेंसिटी सेंसिंग का काम करता है। और यहीं पे सारा का सारा इमेज आकर के फॉर्म होता है, मतलब ये एज अ स्क्रीन बिहेव करता है। लास्ट जो है नाइन्थ वाला पोर्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है। अब होता क्या है कि जैसे लाइट सिग्नल्स स्क्रीन के पास जाता है तो ऑप्टिकल सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल जाता है, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलने के बाद वो कहा जाता है उसका कनेक्शन ब्रेन के पास होता है। कहां पे होता है, ब्रेन के पास होता है। तो स्क्रीन पे तो इमेज का फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड होता है, मगर ब्रेन क्या है वो आपको ये बताता है कि नहीं सामने वाला इमेज कैसा है। तो इमेज का जो पोजीशंस और उसका जो शेप जो सीधा दिखाने का काम है वो किसका है, वो केवल एंड केवल ब्रेन का है। तो वही ऑप्टिक नर्व के बारे में बता रहा है कि ये सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करता है। कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल टेकन टू द ब्रेन इम्पल्स, मतलब जो ब्रेन्स के पास ले जा करके बताता है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। तो ये काम आपका ऑप्टिक नर्व का है। ये देखिए ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये रेटिना है। आपके बारे में ये सेल्स, ये आपके पास लेंस हो गया है ना, ये आपके पास पोर्शंस हो गया, ये पुपिल्स हो गया। तो सारा का सारा ये आपका सिलियरी मसल्स हो गया। तो सारा का सारा ये इनर व्यू है आपके पास आई लेंस का, आप देख सकते हैं आई का इनर व्यू है। तो ये था आपके पास आई एंड इट्स पार्ट्स। तो पार्ट्स में मैंने 9 बताया। मैं बता रहा हूँ कि मैं इसकी फिजिक्स आपको पढ़ाया हूँ, तो 9 के 9 पार्ट्स आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। मेरे साथ एक बार रिपीट करें 9 के 9 पार्ट्स। एक है कॉर्निया, नंबर 1 पे कॉर्निया, दूसरे पे है एक्विस ह्यूमर, तीसरे पे है आपके पास आइरिज, और चौथे पे है पोपिल, पांचवें पे है सिलियरी मसल्स, और छठे पे है आपके पास आई लेंस। अच्छा आगे पीछे हो गया, आई लेंस है पांचवें पे और छठे पे है सिलियरी मसल। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। 7th नंबर पे है विट्रस ह्यूमर, 8 नंबर पे है रेटिना, और 9 नंबर पे है आपके पास ऑप्टिक नर्व। तो ये था आपके पास आई के फुल पार्ट्स। उसके बाद अभी मैंने बताया था आपके पास सिलियरी मसल्स के बारे में। तो अगला जो टॉपिक्स आता है आपके पास वो टॉपिक्स आता है पावर ऑफ एक्मोडेशंस। तो देखिए पावर ऑफ एक्मोडेशंस का मतलब समझते हैं पहले। एक्मोडेशंस का मतलब होता है एडजस्ट करना किसी भी चीज़ का। जैसे हम बोलते हैं कि यार उसको ना एक्मोडेट कर दो, 2 बंदे को एक्मोडेट कर दो एक रूम में, या 5 बंदे को ना एक बेंच पे एक्मोडेट कर दो, तो इसको बोलते हैं एडजस्ट करना। और पावर का मतलब होता है कि लेंस के पावर से रिलेट करके बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि लेंस का जो पावर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो पावर ऑफ एक्मोडेशंस का मतलब ये हुआ कि आप उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करें। और फोकल लेंथ को एडजस्ट कहाँ पे करना है, रेटिना पे। जैसे मान लें कि बहुत दूर इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट का इमेज आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज आ रहा है तो वैसे इमेज को भी वो ले जाकर के रेटिना पे बनाएगा। और मान लीजिए कोई नज़दीक का कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप क्लियरली देख रहे हो, तो उसका भी इमेज कहाँ पे बनाएगा, वो रेटिना पे बनाएगा। और इस सारा का सारा फंक्शंस किसका है, सिलेरी मसल्स का है। वही जो है फ्लेक्सिबल्स है। फ्लेक्सिबल्स होने से लेंस उसका एलोंगेट होते रहता है, शॉर्ट होते रहता है, एलोंगेट होते रहता है और शॉर्ट होते रहता है। और किसी कीमत पे वो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पे बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एक्मोडेशंस। तो देखिए लिखा हुआ है पावर ऑफ एक्मोडेशंस का डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस to adjust its focal length
एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। मतलब जैसे मान लें इन्फिनिटी से रे जा रहा है तो इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बना दिया, देखिए रेटिना पे बना दिया। मान लीजिए कोई नज़दीक का ऑब्जेक्ट्स है, उसका भी इमेज यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो इसका भी इमेज जो है वो रेटिना पे ही एडजस्ट करता है। तो रेटिना पे जब एडजस्ट करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशंस, एडजस्ट द फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। अच्छा, जब इन्फिनिटी से कोई रे जाता है तो मैं बता रहा हूँ कि जो अपने पास लेंस है वो पतला हो जाता है, और पतला जब लेंस होगा तो मैं आपको बताया क्या था कि फोकल लेंथ पावर जो है किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है ना। इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और, इंसान जो है, ह्यूमन आई जो है, कितना दूर की चीज़ों को देख सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना वो देख सकता है। तो फारदेस्ट जो डिस्टेंस है, मैं आपको बता दूं, फारदेस्ट जो डिस्टेंस है नॉर्मल आई का, हेल्दी आई का, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी की चीज़ों को बहुत अच्छे से वो देख सकता है। जैसे सन कितना दूर है तो सन को भी वो आसानी से देख सकता है, मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस है इन्फिनिटी। और नियरेस्ट कितने नज़दीक की चीज़ को वो क्लियरली देख सकता है। देखिए आप ऐसे देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा, आपके आंखों पे भार पड़ेगा। तो कितना एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जिससे इंसान आसानी से देख ले, तो उसके लिए जो दिया गया है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस दिया गया है आपके पास 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर तक के विजन्स को आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। उससे क्लोज कीजिएगा तो आपके सिलेरी मसल्स पे इफेक्ट आएगा, खींच जाएगा, और सिलेरी मसल से खींच जाएगा तो आपका लेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग फारदेस्ट पॉइंट्स और नियरेस्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास डिफेक्ट के बारे में। पावर ऑफ एकोमोडेशंस खत्म जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद हम लोग चलते हैं डिफेक्ट की दुनिया में। तो देखिए डिफेक्ट की दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, डिफेक्ट है क्या क्या। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट में मैं आपको बताया था, मायोपिया पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है, प्रेसबायोपिया पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मायोपिया की कहानी। तो मायोपिया में क्या होता है कि मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मतलब नियर का मतलब होता है नज़दीक, मतलब नज़दीक की चीज़ें आपको दिखेगी। साइटेडनेस का मतलब होता है देखना। मतलब जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम ये आता है कि दूर का चीज़ देखने में दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है और मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो उसे देखने में दिक्कत आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ही सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। मतलब लास्ट वाले बेंच वाले बच्चे को यदि ये बोर्ड्स क्लियर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वही बच्चा जब आगे आ जाता है तो यहाँ से उसे बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि उसे जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है। तो उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, देखिए इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। नज़दीक की चीज़ों को वो बहुत क्लियर से देख सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि बेंच पे जो आगे बैठेगा उसे बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ेगा, और जब वो लास्ट बेंच पे जाएगा तो उसे अच्छे से बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पर्सन्स है उसके आंखों में जो डिफेक्ट आ रहा है वो डिफेक्ट कौन सा आ रहा है, मायोपिया का डिफेक्ट आ रहा है। ही कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ें वो क्लियरली देख नहीं सकता। होता क्या है इसके बारे में समझते हैं कि ये डिफेक्ट क्यों जनरेट होता है। तो द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना, जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होना चाहिए था वो रेटिना पे नहीं होगा, रेटिना से पहले होगा। और रेटिना से पहले कैसे हो जाएगा, तो उसके पीछे लॉजिक्स को समझते हैं कि जो उसका पावर है ना वो बढ़ जाता है। और पावर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ पे पावर किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। मतलब लेंस ऐसे था और ये लेंस ऐसे हो गया। अब इस तरह से जब लेंस हो जाएगा तो फोकल लेंथ कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। और जब फोकल लेंथ जब छोटा हो जाएगा तो देखिए गौर से, मान लीजिए दूर से कोई ऑब्जेक्ट्स देख रहा है और फोकल लेंथ छोटा हो गया, मतलब फोकल लेंथ यहीं पे आकर के मिल गया। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए था, रेटिना पे होना चाहिए था। तो रेटिना से पहले ही फोकस आकर के मिल गया अपने को। तो इसके कारण क्या हो गया, इसका पावर बढ़ गया। और पावर जब बढ़ जाएगा तो अपने पास डिफेक्ट जो होगा वो मायोपिया का डिफेक्ट हो जाएगा। मतलब आई लेंस अपना ऐसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक्स है वो देखें। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, आईलेंस का कर्वेचर जो है वो एक्सेसिव हो जाता है। मतलब पहले ऐसे था, अब एक्सेसिव कर्व हो गया। एक्सेसिव कर्व का मतलब, इस वर्ड को आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लाइन है आपके पास और एक देखें ये हो गया, तो एक्सेसिव कर्व ये हो गया, मतलब आईलेंस आपका बिल्कुल ऐसा हो गया। तो एक्सेसिव कर्व होने के कारण भी फोकल लेंथ जो होता है वो छोटा हो जाता है, और फोकल लेंथ छोटा होने से क्या हो जाता है कि पावर उसका बड़ा हो जाता है। और
एलोंगेशंस ऑफ आईबॉल्स, आईबॉल्स जो है वो खिंच जाना। ये देखिए ये वाला जो डिफेक्ट है ना वो जन्मजात होता है। आप देखे होंगे किसी बच्चे को आंखें मोटी मोटी हो जाना, तो ये जो होता है आंखें मोटी मोटी जो होता है वो बचपन से ही होता है। तो जब बचपन से ही होता है तो वैसे लोगों को ना चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ता है, उसका इमेज जो है रेटिना पे नहीं बन पाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, तो रेटिना पे इमेज को बनवाने के लिए कोई लेंस की ज़रूरत पड़ता है। ये आपके पास हेल्दी आई का है, देखिए ये हेल्दी आई है कि इन्फिनिटी से रेज आ रहा है और रेटिना पे आ रहा है, और ये डिफेक्टिव आई का है। अब सोचें कि इसको हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो करेक्ट करने के बारे में हम लोग सोचते हैं जरा। अब ये रेज ये आ रहा था अपने पास पैरेलली और इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे कर रहा था, ये आपके पास आई लेंस है। अब यदि आई लेंस के पास यदि रेज थोड़ा सा फैल करके आए, मतलब ऐसे फैल करके आए, इस तरीके से यदि फैल करके आए, तो ये जो इमेज जो है ये फोकल लेंथ यहाँ बन रहा था, वो फोकल लेंथ को कहाँ पे बना देगा, यहाँ पे। मतलब रेज जो पैरेलली आ रहा था इसके पास पैरेलली ना आकर के लेंस के बाद थोड़ा सा डाइवर्ज होकर के आए, ऐसे मतलब पैरेलली जा रहा था तो रेटिना से पहले बन जा रहा था। तो यदि रेज यदि फैल करके आएगा उसकी आंखों के पास, लेंस के पास, तो इमेज कहाँ पे बनाएगा, वो कन्वर्ज कर करके रेटिना पे बनाएगा। तो इसके जो डिफेक्ट को सॉल्व करना है, उस डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो लेंस लगाते हैं वो लेंस कौन सा लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं। आप देखिए यहाँ से रेज पैरेलली आया और यदि पैरेलली जा रहा था तो यही पैरेलली यदि जा रहा था, देखिए यदि पैरेलली जा रहा था तो यहीं पे मिल जा रहा था ये। मगर हुआ क्या कि हमने लगा दिया कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। मतलब ये रेज अब फैल करके जाएगा और फैल करके जाएगा तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, रेटिना पे होगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नियर साइटेडनेस का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हमारे आंखों का जो लेंस है उसके आगे हम लोग कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्केव लेंस लगा देंगे। मायोपिया के बाद हम आते हैं डिफेक्ट नंबर 2, दैट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए मायोपिया में क्या प्रॉब्लम था, मायोपिया में नज़दीक वाली चीज़ जो था वो क्लियर दिखाई पड़ता था और दूर वाली चीज़ दिखाई नहीं पड़ता था। जस्ट इसका जो उल्टा है ना वो आपके पास है हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में कहानी क्या है वो ध्यान से समझें कि नज़दीक मतलब जो क्लासरूम में जो बेंच के आगे जो बच्चा बैठा रहेगा उसे क्लियर बोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा, और यदि बेंच के क्लास के बेंच के जो पीछे बैठा हुआ है, सबसे लास्ट बेंच पे जो बैठा हुआ है, उसे आसानी से दिखाई पड़ेगा। मतलब फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस का मतलब हो गया कि दूर का चीज़ आसानी से वो देख सकता है और नज़दीक का चीज़ देखने में उसे दिक्कत आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मतलब निकट का धुंधलापन। नज़दीक का जो चीज़ होगा, कोई मान लीजिए फर्स्ट बेंच पे बच्चा बैठा हुआ है और उसे बोर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है, सही से धुंधलापन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसे प्रॉब्लम्स है। तो कौन सा प्रॉब्लम्स है, उसे प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसी को देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, इंसान के आँखों में ये डिफेक्ट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली, मतलब दूर वाली चीज़ को बहुत आसानी से देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नज़दीक की चीज़ों को वो आसानी से नहीं देख सकता है। अब अच्छा ये होता क्यों है उसके बारे में समझते हैं। अब होता क्या है कि पहले वाले जो मायोपिया में था वो लेंस अपना था वो खिंच गया था, छोटा हो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, एक्सेस ऐसे हो गया था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि लेंस का कर्व लंबा हो जाएगा ऐसे, और जब लेंस का कर्व लंबा हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यदि फोकल लेंथ बढ़ गया तो मैं बता दूं कि पावर उसका घट जाएगा। ये देखिए आसान से समझने वाली चीज़ें कि मान लीजिए कि ये हेल्दी आई है और ये नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से देख रहा है, आसानी से ऐसे देख रहा है, डाइवर्जिंग होकर के जाया और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, रेटिना पे हो गया। मगर अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है कि ये वाला पोर्शंस बड़ा हो गया, मतलब ये वाला पोर्शंस उसका बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो जाएगा तो इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, और कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, मतलब ये इमेज जो है आगे जाकर के बनाएगा। यहाँ पे देखें मैंने इस चीज़ को दिखाया है कि ये वाला पोर्शंस यहाँ पे छोटा वाला पोर्शंस है और ये एलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। तो लंबा होने से जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होना चाहिए था वो रेटिना पे न होकर के कहाँ पे हो रहा है, वो रेटिना के पीछे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। फोकल लेंथ बढ़ गया, और फोकल लेंथ बढ़ने से पावर घट जाएगा। मायोपिया में क्या था, पावर बढ़ जाता था, इसमें पावर क्या हो गया, घट गया। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इसका बढ़ गया। अब यहाँ वाली ऑब्जेक्ट जो डाइवर्ज होकर के ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो जिसके कारण अपने को आसानी से दिखाई नहीं पड़ता।
तो उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन पावर ऑफ आइलेंस, मतलब पावर ऑफ आइलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और क्यों ऐसा होता है? इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आइलेंस, आइलेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा होता है शॉर्टिंग ऑफ द आईबॉल, मतलब आईबॉल कोई छोटा बच्चा जो होता है देखिएगा उसकी आंखें छोटे छोटे होते हैं, और जब छोटे छोटे होते हैं तो इस टाइप के डिफेक्ट्स उसको आ जाता है कि नज़दीक वाला चीज़ उसको सही से दिखाई नहीं पड़ता है और दूर वाला चीज़ वो आसानी से देख लेता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सोचिए जरा, ये ऐसे री जा रहा है, ये ऐसे आ जा रहा है, डाइवर्ट होकर के आ रहा है। तो जब डाइवर्ट होकर के आ रहा है तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो अब ऐसा लेंस हम लगा दें कि यहाँ पे ये जो डाइवर्ट होकर के रेज जा रहा है वो थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे, ऐसे सीधा कर दे। तो आप ही बताएं कि कौन सा लेंस लगाना चाहिए? बताइए कौन सा लेंस, किसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? तो उससे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस को। तो हम इसके आगे कौन सा लेंस लगा देंगे? कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। अब होगा क्या कि ये जो रेज है यहाँ से जो डाइवर्ज होकर के जा रहा है इसको ये पैरेलली कर देगा, और पैरेलली करने के बाद ये कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा? रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है उसके आगे जो उसके लिए हम लोग जो लेंस लगाते हैं वो कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्टनेस को कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो कन्वेक्स लगाया जाता है। मायोपिया में कनकेव लगाया जाता है। तो ये आपके पास 2 टाइप का डिफेक्ट हो गया। तीसरा जो डिफेक्ट्स है मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। देखिए प्रेस बायोपिया जो होता है वो यंग ब्लड्स को नहीं होता है, मतलब यूथ को नहीं होता है, अब भगवान न करे कि यूथ लोगों को हो जाए। ये मेनली जो होता है वो ओल्ड एज वाले को होता है। इसको हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि किसी इंसान को ना जिसका एज 40-50 साल से ऊपर होने लगता है तो उसे नज़दीक का भी ऑब्जेक्ट देखने में दूर दिक्कत होता है और दूर का भी ऑब्जेक्ट देखने में उसे दिक्कत होता है। मतलब दोनों टाइप के डिफेक्ट उसके आंखों में आ जाता है, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। तो दोनों टाइप के जब डिफेक्ट आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। एज के अनुसार मतलब उसका क्या होता है ना कि सिलियरी मसल्स पहले फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने आप जल्दी जल्दी एडजस्ट करता है, मगर वो वर्किंग करते करते होता क्या है कि उसकी एडजस्टेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ होने से क्या हो जाता है कि वो सही से इमेज का फॉर्मेशंस रेटिना पे नहीं करवा पाता है। इट हैपेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस। उसका आईलेंस जो फ्लेक्सिबल्स हो रहा था वो फ्लेक्सिबिलिटी करना बंद कर देता है, वो खींचा हुआ तो खींच गया, एलोंगेट हो गया तो एलोंगेट हो गया, तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। ग्रेजुअल वीकनिंग्स ऑफ द सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या होता है? वीकनेस हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने से क्या होता है कि वो जल्दी से लेंस का फोकल लेंथ है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए? तो इसे करेक्ट करने के लिए जो लेंस हम लोग लगाते हैं मैं आपको बता दूं, ये लेंस होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस में मतलब वो लेंस कनकेव लेंस भी उसके अंदर लगा होगा और कन्वेक्स लेंस भी लगा होगा। अब देखना वो दुकानों पे आप जाइएगा कभी कभी, जो सीनियर पर्सन्स मेडिसिन बेच रहे हो या कोई सामान को बेच रहे हैं तो उसमें होता क्या है, उनके पास ऐसा लेंस होता है, ऐसा देखिएगा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा लेंस होगा और इस लेंस में ना ऐसा कर्व किया होगा। मतलब एक पोर्शन उसका कनकेव का होगा और दूसरा जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा? कन्वेक्स का होगा। तो ये लेंस मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रेस बायोपिया को सॉल्व करने के लिए जो लेंस हम लोग लगाते हैं उस लेंस का नाम क्या है? बाईफोकल लेंस। इसके देखिए ये आपके सिलेबस की चीज़ें थे। इसके अलावा जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, इसको जानना आपको जरूरी है, दैट इज एस्टिमैग्नेटिज्म। एस्टिमैग्नेटिज्म होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कोई इंसान है और वो इंसान किसी ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, तो जब इंसान किसी चीज़ को देखता है तो 2 पोर्शंस होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल को और एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल्स। मतलब इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल्स, ये वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, और ये हॉरिजेंटल्स है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया ये लाइंस। अब इस लाइंस को जिस पर्सन को एस्टिमैग्नेटिज्म हो रखा है वो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा। ये कैसा फिगर दिखाई पड़ेगा? जो सीधा लाइंस है वो कर्व हो जाएगा, ऐसे एक कर्व पोर्शन दिखाई पड़ेगा। देखिए हॉरिजेंटल वाला भी कर्व दिखाई पड़ता है, मतलब सीधा उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं एस्टिमैग्नेटिज्म। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल लाइंस एट द सेम टाइम। एक ही टाइम्स पे वो हॉरिजेंटल लाइंस को और वर्टिकल लाइंस को सही से नहीं देख पाता है, जिसके कारण
होता क्या है, सो पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली इन वन प्लेन्स, है ना। काउच क्या रीजन्स क्या है, तो एक्सट्रीम मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय एन इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया और डिस्टॉर्सेस लेंस। मतलब जो कॉर्निया है उसका शेप रेगुलर ना होकर के इरेगुलर हो जाता है, या उसकी आंखें किसी तरह चोट वोट लगने के कारण उसका आई लेंस है वो कैसा हो गया, डिस्टॉर्सेस हो गया, डैमेज कर गया है। तो वैसे इंसान को हॉरिजेंटल्स और वर्टिकल्स लाइन क्लियर्स दिखाई नहीं पड़ता है। उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मैग्नेटिज्म। और इस डिफेक्ट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। मतलब सिलेंड्रिकल लेंस यदि आप हम लोग लगा देंगे, सिलेंड्रिकल लेंस लगा देंगे तो इंसान को वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस आसानी से दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ डिफेक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस से। नेक्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट आता है वो कैटरेक्ट आता है। एक कैटरेक्ट को हम लोग हिंदी में ना मोतियाबिंद बोलते हैं, है ना। बहुत सारे मोतियाबिंद मिल लेंगे आपको, काला मोतियाबिंद, पता नहीं कौन कौन सा मोतियाबिंद। होता है क्या है कि हमारे आँखों के ऊपर ना एक मिल्की लेयर बन जाता है, और मिल्की लेयर बनने से क्या होता है कि हमें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। और इसका जब हम लोग सॉल्यूशंस, कोई बच्चा बोलता है कि सर इसमें लेंस लगा दें, तो बेटा इस ना आई के आगे हम लोग लेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि जब लेंस हम लोग आगे लगाएंगे तो लेंस उस रेज को जब अंदर भेजेगा तो अपने आंखों के पास क्या लगा हुआ है, अपने पास एक लेयर बन चुका है, और वो लेयर जो है वो क्लियरली रेज को पास नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसका एक ही उपाय है, ऑपरेशंस। मतलब इसको ऑपरेशंस किया जाता है। और ये जो लेंस होते हैं ना आई के अंदर, ये मसल्स का बना होता है, और इसका एक ही उपाय है कि सर्जरी कर करके इस लेंस को वहाँ से खींच लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके जगह मैन मेड आर्टिफिशियल लेंस इस लेंस की जगह डाल दिया जाता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि आंखों के ऊपर जो मिल्की बन जाता है। देखिए इसी चीज़ को लिखा हुआ मैंने, वाइटनिंग ऑफ द लेंस हो जाता है। तो ये था आपके पास कैटरेक्ट। तो डिफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे 5 डिफेक्ट बता दिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मैग्नेटिज्म, और लास्ट वाला बताया मैंने कैटरेक्ट। तो ये एक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। अब देखिए इसके बेस पे ना आप कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया उसके बेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट कैन सी रेक्टिफाइड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। बताइए सिलेंड्रिकल लेंस के लिए कौन सा डिफेक्ट होता है, तो मैंने अभी बताया था ना सिलेंड्रिकल लेंस के लिए कौन सा डिफेक्ट होता है, तो एस्टिग्मैग्नेटिज्म। जिस पर्सन को एस्टिग्मैग्नेटिज्म है उसको सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत है। मायोपिया में मैंने बताया था कनकेव, प्रेसबायोपिया में बताया था बाइफोकल लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में बताया था कन्वेक्स। तो बच गया आपके पास एस्टिग्मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अ कन्वेक्स लेंस विथ पावर प्लस 4D हैज फोकल लेंथ 0. माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने आपको जब लेंस का रिफ्रैक्शन पार्ट बताया था तो बताया था कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव है, दैट्स वाई दैट इज द रॉन्ग आंसर। अ कन्वेक्स लेंस विथ पावर -4D। अब देखिए कन्वेक्स लेंस का पावर जो है -4D दिया हुआ है, और फोकल लेंथ +25 दिया हुआ, मतलब फोकल लेंथ को पॉजिटिव किया है और पावर ऑफ लेंस को निगेटिव कर दिया है। दैट्स वाई दिस वन ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अ कनकेव लेंस विथ पावर 4D। अब बताइए कनकेव लेंस होगा तो कनकेव लेंस का पावर कैसा होता है, निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। रिफ्रैक्शंस में मैंने पावर ऑफ लेंस में बताया तो निगेटिव होता है, तो यहीं पे ये गलत हो गया। अ कनकेव लेंस पावर -4D। देखिए पावर -4D है और फोकल लेंथ भी क्या है, माइनस का 0.25। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि दिस वन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे देखते हैं। थैंक यू।